और नमस्कार, आपका जन सदन में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे जन सदन में चंपावत सीट की, जहां पर उपचुनाव होने हैं। और इस सीट पर उपचुनाव के ऐलान होने के बाद से ही सियासी हलचलें जो हैं वो लगातार तेज हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए इस सीट को खाली किया गया था और यही वजह है जो कोई भी सियासी दल अब उन्हें वॉक ओवर देना नहीं चाहता। और यही वजह है जो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की तैयारियां जोरों पर है। अब आपको बता दें कि चंपावत सीट पर 31 मई को मतदान होगा, जिसके नतीजे 3 जून को आएंगे। और यही वजह है जो यहाँ की सियासत अभी गरमाई हुई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दिगंबर सिंह नेगी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र विष्ट भी हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मुकेश कलखुड़िया जो कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष है, ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ठीक है सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल दिगंबर सिंह जी, हॉट सीट है और देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस सीट से प्रत्याशी हैं, इसलिए भी हॉट हो जाती है। और कुल मिलाकर ये भी है कि साख का सवाल भी है। सर क्या कुछ तैयारियां हैं? निश्चित रूप से चंपावत का जो उपचुनाव है वह चंपावत की विधानसभा की जनता के लिए एक बहुत उत्साहवर्धक चुनाव है, जिसमें चंपावत की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में अपने क्षेत्र का भविष्य देख रही है, अपने क्षेत्र की खुशहाली देख रही है उनके रूप में। और जो जन समर्थन पूरी चंपावत विधानसभा में देखने को मिल रहा है वो बहुत अभूतपूर्व है और भूतो न भविष्यति वाला जन समर्थन इस चुनाव में इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत की जनता अपने विश्वास और आशीर्वाद के रूप में देने जा रही है। निश्चित रूप पर, क्योंकि यदि हम बात करें, विपक्ष बिल्कुल कभी नहीं चाहेगा कि वॉक ओवर वहां पर मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और यही वजह है, लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश भी कर रहा है। अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। अमरजीत सिंह जी, कैसे रोकेंगे आप? क्योंकि सीएम धामी यहाँ से प्रत्याशी है और तैयारियां बीजेपी की जोरों पर है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि बीजेपी तो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। और निश्चित रूप से आप देखिए कोई आसान नहीं है मुख्यमंत्री ने जीत लिए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में दहशत है, डर है, उसी डर को देखिए कि लगातार राजेश जी पूरा मंत्रिमंडल इनका जो आवश्यक काम है, जो इस वक्त होनी चाहिए पूरे प्रदेश में, वो पर्यटन को ले लीजिए, जिस प्रकार से आगाम यात्रा चल रही है, जिसकी मैं नहीं कहूँगा विफल हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से जिसका बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड झेल रहा है, उसको छोड़कर तमाम मंत्री जो है वो केवल और केवल मुख्यमंत्री कैसे जीते इस पर डटे हुए। तो ये सीधी बौखलाहट है, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है इस वक्त। और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारे तमाम नेता इस वक्त चंपावत में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई जीत आसान होने वाली नहीं है। हम पहले भी देखा कि खटीमा में जनता ने इनको नकारा, निश्चित रूप से खटीमा के बाद अब जो है चंपावत में इनको नकार दिया जाएगा। सर, चुनाव में जो असफलता मिली है कांग्रेस को, चुनाव के समय तो आप समझा नहीं पाए जनता को, आप कैसे समझाएंगे? आप ये ना करिए समझाने नहीं पाए। और ये बात निश्चित रूप से अभी मुझे लगता है आज हम मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, कल एक नया मुद्दा आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। जिस प्रकार से आपने देखा आम आदमी पार्टी जो आई थी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, वो अपने काम खत्म करके कल मुझे लगता है कि बहुत से नेता आम आदमी पार्टी का बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यानी वो सीधा सीधा जो फायदा था वो भारतीय जनता पार्टी को मिलना था, उसका नुकसान के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको यह प्लांट किया, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम किया? लगातार मैं तो कह रहा हूँ राजेश जी, आज आप इस पे बहस कर रहे हैं, निश्चित रूप से कल आप देखेंगे, कल आप इसी मुद्दे से आप डिबेट कर रहे होंगे उसमें, जब क्योंकि कल आम आदमी पार्टी की पोल खुलने जा रही है। वो जब जाएंगे पूरी असाइनमेंट जब दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी को, वो उनका मिशन अकम्प्लिश, वो काम खत्म हो गया था। अब
कल जब जाकर के ये इसी काम पे लगेंगे और वो जनता देखेगी इस बात को, उसका भी असर आपको चंपावत में दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं मैं बताने जा रहा नहीं तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो ऐसा ना हो यहाँ भी फायदा बीजेपी को मिल जाए, आपकी सारी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाए। इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? मैं आपको बता, रणनीति तो हमारी स्पष्ट है। हमने तो पहले भी कहा, मुख्यमंत्री ने अगर अच्छे काम किए होते तो खटीमा की जनता उनको क्यों नकारती, मुझे बताइए। उत्तराखंड की मतलब खटीमा की जनता ने उनको नकारा, उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी को इसलिए नकारा क्योंकि उनकी कोई ऐसी योग्यता नहीं थी, कोई उनका अनुभव नहीं है शासन चलाने को लेकर के। उसका खामियाजा आज भुगत रहा है उत्तराखंड, जिस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। मैं अभी बताऊं, अभी एक चैनल में और था, वहां पर ताजा घोटाला भी सामने आया है जिसमें कि उत्तराखंड के तमाम आईपीएस आईएएस अधिकारी जो है एक बहुत बड़े जमीन घोटाले में इनके नाम आ रहे हैं। तो ये जब जाहिर बातें, ये सारी चीज सामने आ रही है, ये छुपने वाली बातें नहीं है, जनता इन चीजों को देख रही है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र विष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप ये चंपावत सीट को? हॉट सीट मानी जा रही है और जिस तरह से धामी यहाँ पर खुद बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, क्या कहता है इस सीट का समीकरण और आखिर क्यों पुष्कर सिंह धामी को यही सीट चुननी पड़ी? राजेश जी, अगर आप देखें चंपावत चुनाव उपचुनाव के बारे में, करीबन 96,000 इसमें वोटर हैं, जिसमें करीबन 50,000 मेल हैं और 46,000 करीबन फीमेल वोटर्स हैं। अगर आप ये देखें, इसकी पृष्ठभूमि देखें कि जो चंपावत है वो कहीं ना कहीं जो है कुछ पार्ट ऑफ खटीमा से 2000 से पहले और पिथौरागढ़ की जो है से टूट कर जो है नई जो है ये मतलब उससे निकाल कर जो है इसको जो है चंपावत को बनाया गया। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मिक्स पॉपुलेशन है और ज्यादातर यहाँ पे अगर आप पीछे आंकड़े देखें तो यहाँ पे महिलाएं बहुत अच्छा वोट करती हैं। और अगर आप इसके अलावा और अगर आप जो है इसके एनालिसिस करें तो 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी इस सीट से जीती है। मतलब कहने की बात यह है कि ये जो मतलब पारंपरिक रूप से अगर ये सीट देखी जाती है तो इस सीट में वोटर उन्हीं को वोट देते हैं कि जिनकी सरकार या तो बन रही है या सरकार जिनकी जो है बनने जा रही। तो हम अगर इस बात को देखें तो चंपावत जो है जब भी वोट देता है तो वो ऐसा वोटिंग उनके उस तरह से होता है कि जो भी सरकार आने वाली होती है सरकार मतलब बन चुकी है। जहां तक बात यह है कि अगर आप मुख्यमंत्री जी जब उपचुनाव लड़ रहे हैं तो जहां पे एक मनोवैज्ञानिक भी एक दबाव है और मनोवैज्ञानिक भी एक जो है अलग तरीके से जो है परसेप्शन है कि जो है जो मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री और जो हो चुके हैं मुख्यमंत्री वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि एनालिसिस के हिसाब से किसी न किसी तरीके से वोट जो है बीजेपी की तरफ जाता है। अब ये प्रभाव जरूर पड़ सकता है जी, ये जरूर प्रभाव पड़ेगा। और अभी अगर आप ये देखें कि अब जो आखिरी हफ्ता जो शुरू हुआ है इस बार करीबन, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 28 तारीख को जो है चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा शाम को, तो मुझे जो लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने जो है जितने नेता जो है वहां पे उतारे हैं और जो संगठन के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो घर घर जाके जो वोट मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि धामी जी जिस तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं, अगर आप देखें एक ईमानदार व्यक्ति, एक जो है मतलब बिल्कुल सुलभ, मतलब बिल्कुल आराम से मिलने वाला व्यक्ति जिसमें कोई जो है वो नहीं है आज छाता पकड़ के जा रहे हैं, हर लोगों से जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार में प्रहार कर रहे हैं। तो ये सारा जो इमेज बिल्डिंग जो है बीजेपी की तरफ से धामी से है। और मुझे जो लगता है 28 को भी सुना है कि योगी जी भी आ रहे हैं, तो आखिरी जो जिस तरह से है आखिरी जो चुनाव प्रचार को जो चरम पे ले आएंगे वो योगी जी ले आएंगे। तो मुझे लगता है इस बार जो है एक बार फिर जो है बीजेपी यहाँ से जीत रही है और धामी जो है यहाँ से बहुत अच्छे मत से जो है आगे जीत रहे हैं। अगर आप देखें कि करीबन पिछले 2 चुनाव में 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में जो है वोटों का अंतर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस बार वोटों का अंतर करीबन 15 से 20,000 वोटों का अंतर रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें जो है बढ़त बनाएगी। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। दिगंबर सिंह जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से उम्मीदवार हैं, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जब सीएम धामी खुद यहाँ से उम्मीदवार है तो फिर बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की क्या जरूरत पड़ जाती है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, जो भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन पर ही चुनाव लड़ा जाता है और उसकी एक कार्य करने की शैली है और उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, उस आधार पे
चुनाव लड़ा था, केवल स्टार प्रचारक ही नहीं, वहां पर बूथ लेवल पर, शक्ति केंद्र लेवल पर, पन्ने जो वोटर लिस्ट का जो पन्ना प्रमुख स्तर पर भी काम चल रहा है, उस पर भी बड़े बड़े नेता लोग, स्वयं जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लोग लगे हुए हैं, साथ के साथ जो प्रांत प्रदेश के पदाधिकारी हैं, अगल बगल के जिले के जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, वे सब भी बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख बनकर के वहां काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने मनोवैज्ञानिक बात की कि निश्चित रूप से इस चुनाव में जो चंपावत की जनता का जो मनोविज्ञान है वो ये कहेगा कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ, बम्पर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्यमान है। इसलिए कोई भी मतदाता अपने मत को खराब करना नहीं चाहेगा कि उसका मत खराब हो, कांग्रेस को देकर के उसका मत खराब करना नहीं चाहेगा वो। इसलिए वो चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका एक वोट की जो कीमत है या जो मूल्यवान उसका वोट है वो सफल हो, उसका मतदान केंद्र तक जाना सफल हो और उसको खुशी हो कि जिसको उसने वोट दिया वो जीत गया है और उसकी सरकार पहले से ही विद्यमान है ना। तो इसलिए वो अपना वोट जो है किसी भी कीमत पर खराब करना ना चाह करके वो उसको चाहेगा कि उसका वोट जीत में बदले और उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगा। ऐसा वहाँ आम जनमानस का, इसी का फायदा से मिल सकता है। मनोविज्ञान दिखाई दे रहा है। वोटर्स के मन में यही चलेगा, वोट खराब ना हो क्योंकि मुख्यमंत्री धामी यहाँ से उम्मीदवार हैं, इसलिए हमें यहाँ पर जाकर वोट देना है, या फिर आपकी कोई रीति है जिससे भी वोटर्स प्रभावित होकर वहां पर पहुंचे आपको वोट देने के लिए? देखिए सुनिए, पहला ये मनोवैज्ञानिक कारण बताया मैंने, जो मतदाता का मनोविज्ञान है। दूसरी बात है कि भाई जिस विधानसभा क्षेत्र में स्वयं मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा हो और वो सरकार बन चुकी हो उनकी आम चुनाव में और एक चुनी हुई सरकार में, अंत के बाद उपचुनाव लड़ने में बड़ा अंतर है। तो जहां उपचुनाव में मुख्यमंत्री एक बम्पर मेजोरिटी की सरकार का नेतृत्व कर रहा हो तो निश्चित रूप से वहां के जो व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, सेवानिवृत्त सैनिक हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, उसका भी ये चाहेंगे कि वही सवाल है सर, इन पर भी फोकस रहेगा नहीं, ये मुद्दे होंगे या नहीं? विधायक है, यही इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया, क्या ये मुद्दे होंगे या नहीं, ये मुद्दे दिखेंगे? या सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर ही आप लोग चुनाव जीतकर चले जाएंगे? नहीं, ये निश्चित रूप से ये भी मनोवैज्ञानिक ही है, आप इसको मनोविज्ञान से अलग मत मानिए, क्योंकि हर एक आदमी ये जानता है कि उसका भला किसके साथ खड़े होने में है ना। तो इसलिए भी वो इस बात को समझते हुए भी कि जो है इससे हमें कितना लाभ होने वाला है, उनकी विधानसभा क्षेत्र को वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र होने वाला है, आम नागरिक का महत्व बढ़ने वाला है, आम कार्यकर्ता का महत्व बढ़ने वाला है ना, आम मतदाता का महत्व बढ़ने वाला है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है, रोजगार के साधन विकसित होने वाले हैं, है ना। और अभी अभी वहाँ पे जो है एक चाय की जो है ब्रांडिंग हुई है, जो है विदेश जा रही है, वहाँ से चंपावत में जो चाय के पास, चंपावत में चाय का बंद एक फैक्ट्री थी, वो स्टार्ट हो गई है मुख्यमंत्री के वहाँ पहुंचने से पहले ही, है ना, प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही वहाँ पे जो है चाय का जो है ब्रांडिंग शुरू हो गई है, वो विदेश जा रही है ना, उद्यान विभाग की ओर से उसकी मार्केटिंग शुरू हो गई है, वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट में फिर से शुरू हो गया है। तो ये संकेत है, शुभ संकेत है विकास का, को गति देने का उस विधानसभा की जनता के लिए। ठीक है, एक सवाल और यहाँ पर दिगंबर जी, कांग्रेस का ये गंभीर आरोप है विधानसभा चुनाव जो आप जीते हैं वो आप पार्टी की वजह से जीते हैं और आम आदमी पार्टी ने आपकी बी टीम बनकर आपको फायदा दिलवाया। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये आपस का मसला है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं है इस प्रदेश में। कांग्रेस की लड़ाई आने वाले समय में या अगले चुनावों तक वो आम आदमी पार्टी से रहने वाली है कि जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मतदाता को स्वीप करते हुए अपने ओर ले जा रही है और कांग्रेस को उन राज्यों से साफ करते जा रही है, उसी प्रकार से हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस का जो मतदाता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए और ये जो लड़ाई है, दूसरे नंबर की लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाली है। तो वो दोनों जो है, जो उनका जो संघर्ष है वो दूसरे नंबर के लिए आपस में है, इसलिए उस विषय में मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अमरजीत सिंह जी, आने वाले समय में अब बीजेपी तो ठीक भूल जाइए सर, आम आदमी पार्टी से ही आपकी लड़ाई है और जो
पूरा जो वोटर है आपका वहीं शिफ्ट होने वाला है। राजेश जी, मैंने आपसे कहा मात्र 24 घंटे का इंतजार करिए। कल जो आम आदमी पार्टी की लगभग ज्वाइनिंग है, जितने पदाधिकारी कल उनकी पार्टी में कल नजर आएंगे। वो किसी टीम से क्या थे वो तो कल उजागर हो जाएगा। चलिए एक वो अलग विषय है, उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। उस पर कल जब आप डिबेट रखेंगे तब बैठ नहीं पाते। आज जैसे अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, आपसे जी ने भी कहा, नेगी जी ने भी कहा, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए, अभी भी है, किसान है, व्यापारी है, महिलाएं हैं, तो क्या खटीमा में महिलाएं और व्यापारी किसान ये लोग नहीं थे? उनको वहां पर नजर नहीं आया, वहां मनोविज्ञान काम नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री तब भी नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी को घोषणा कर चुकी थी कि हमारे आने वाले मुख्यमंत्री कुछ का सिद्धांत होंगे। उसके बावजूद रात रात को उनको पैसे बांटने पड़े। ये कैसा मनोविज्ञान अपनी समझ से बाहर है। और आप देखिए, उस चुनाव में, फरवरी के चुनाव में और आज के चुनाव में अंतर ये भी आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2-3 सिलेंडर जुमला लेकर आए थे कि सभी गरीबों को मिलेगा, अंतिम मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि केवल जो अंत्योदय कार्ड धारक है कि उनको मिलेगा। यानी उसका भी मैंने आंकड़ा निकाला है, चंपावत में मात्र 1000 लोग भी ऐसे नहीं है जो अंत्योदय कार्ड धारक है, और उनमें से भी लाभार्थी जो होंगे मुझे लगता है मुश्किल से 150 लोग होंगे। यानी जो बहुत गरीब जनता है चंपावत की, वो इससे वंचित रह जाएगी। वो भी छोड़िए, उसके बाद जब महिलाओं की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो महिलाएं जो देख रही हैं जिनको ये कभी फ्री राशन वादा करते थे, आज उनके कार्ड भी वापस लिए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। उनका आने वाले समय में इन्होंने जमीन भी बंद कर दी है, केवल चावल पे वो निर्भर रह जाएगी। जनता देख रही है, केवल ये कह देना कि मनोविज्ञान है, जनता तो हमें वोट देगी क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ही नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनका जो फॉर्मूला था वहाँ फेल हो चुका है और यहाँ पर भी फेल होगा। देखिए, ठीक है, मैं राजन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब यहाँ पर दिगंबर जी से जरूर ले लेता हूँ। दिगंबर जी, खटीमा पर मनोविज्ञान काम नहीं करा सर, वहां से भी प्रत्याशी थे और जब भी मुख्यमंत्री रहे हम। जवाब देखिए, खटीमा की जो वो 2002 की तरह थी, जिस प्रकार से 2000 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाया और हमारी 2 साल की सरकार अल्पकालिक सरकार थी, और जनता की इतनी अपेक्षाएं उस अल्पकालिक सरकार से हो गई कि उनकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो हमारे प्रति नाराजगी में बदल गई। वो यही स्थिति ही खटीमा में भी हुई, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी एक युवा है, लोगों से घर घर तक जुड़े हुए हैं और उनको बहुत कम समय मिला, और उस पीरियड में जो वहाँ के युवक थे, व्यापारी थे, महिलाएं थी, किसान थी, उनकी उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं, उम्मीदें जाग गई एकदम से कि भाई हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन गया, ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, हमारा ये विषय सुलझना चाहिए। और वो इतना कम समय था कि लोगों की जो उम्मीदें थी उनको पूरा कर पाना उतने कम समय में बहुत कठिन था, और वही बात जो है बाद में नकारात्मकता में नहीं सर, समय की बात नहीं चल रही थी, बात इस मनोविज्ञान की हो रही थी कि जो एक माइंडसेट हो जाता है ना सर, मुख्यमंत्री है, ये भी जाहिर सी बात है, फिर मुख्यमंत्री वोट देना है, हमारा वोट खराब। मेरा प्रश्न आने वालों की उससे बहुत ज्यादा उम्मीद हो जाती है कि हमारी ये सड़क बन जाए, हमारी ये नाली बन जाए, समय कम मिला है, पानी पहुंच जाए, हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लग जाए, हॉस्पिटल की स्थिति सुधर जाए, अपनी सीट ना बचा पाना सर, ये एक बड़ा सवाल स्वाभाविक उम्मीदें होने, और ये 4 महीने में पूरा नहीं हो सकता था। ठीक है, बहरहाल राजेंद्र सरकार की व्यवस्था है, बजट की एलोकेशन होता है, फिर उसके बाद जो है किसी भी काम का शुरुआत होती है ना, उसमें 6-7 महीने तो लग ही जाता है। राजेश जी, तो राजेश काम से जो है वहाँ पर जो है लोगों की जो उम्मीदें, बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई थी अचानक से पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से, वही जो है बाद में नकारात्मकता की ओर चली गई। राजेश जी बोलिए। मैं जरा नेगी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो युवा मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जब 6 महीने पहले वो आए मुख्यमंत्री बने, 6 महीने कार्यकाल रहा, क्या वो अपने लोगों को विश्वास नहीं दिला पाए कि मुख्यमंत्री रहते मैं अपने काम पूरे करूंगा? तब क्या वो युवा मुख्यमंत्री नहीं थे? आज जब मुख्यमंत्री युवा उदाहरण दे चुका हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार का उदाहरण दे चुका हूँ कि किस प्रकार से आप जो है हर एक आदमी को 22 साल नहीं, और अपने 22 साल उसके लिए जो है
22 साल पीछे चलेगा अपनी नाकामी, जो राज्य हमने दिया उसमें अपनी नाकामी को गिनाने के लिए आपको 22 साल पुराना उदाहरण देना पड़ रहा है। आप ये नहीं बता पाए कि 6 महीने जो मुख्यमंत्री वहां रहे उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि वो कुछ खटीमा की जनता उनको वोट देती। तो आज किस उम्मीद से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको वोट दिया जाएगा? और तमाम मैं कह रहा हूँ अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि चंपावत में चाय की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री चालू हो गई है। ग्राउंड जीरो में जाके पता कीजिए कि चंपावत में जो चाय की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी वो फिर से चालू हो गई है। मैं आपकी बात, अब मैं नेगी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। 5 साल जो आप चाय फैक्ट्री नहीं चल सकी वो आज एक्सपोर्ट होने की बात आप कर रहे हो। और आप बताइए किस प्रकार से मुख्यमंत्री को क्यों वोट कोई देगा? अगर इतना ही वोट का कॉन्फिडेंस है उनको तो तमाम मंत्री वहां क्यों लगा रखे हैं? इतना ही वोट का कॉन्फिडेंस है तो क्यों योगी जी को बुला लिया वहां पर? ये डर बता रहा है, ये आपके अंदर जो डर की भावना है भारतीय जनता पार्टी है, ये खौफ है मार्जिन को बढ़ाने की। अगर इतना ही मनोवैज्ञानिक तरीके से जीतना चाह रहे थे आप तो डर पे आप स्वतः जीत जाएंगे। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। इतना ही कॉन्फिडेंस है, इतना ही मनोविज्ञान है वहां का आपके पास, तो घर बैठे ना मुख्यमंत्री खुद ही जीत जाएंगे। क्या जरूरत है लोगों को बरगलाने की? ये देखिए ये आपने अपनी मंशा बताई है ना, क्योंकि आप जो है चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भीड़ में काम ही न करे। अरे तमाम आप 4 धाम यात्रा जो नुकसान हो रहा है प्रदेश का छोड़ के बाद आप चंपावत बैठे सारे आपके मंत्री। चलिए ठीक है सर, रोकूंगा आप दोनों। राजेंद्र जी अपने अपने तर्क है यहाँ पर दोनों पार्टियों के। सुनिए हमारी बात सुनिए। हमारे पास सर सुन लीजिए, आप दोनों को भरपूर मौका दे दिया। रुक जाइए दिगंबर जी, रुक जाइए, अमरजीत जी रुक जाइए। क्यों ना लगाए आप ये बताइए? आपके पास नहीं है तो आप तो नहीं लगा सकते हो। आप तो सिर्फ किस बात का है मेरी? अरे डरने की बात नहीं है आपके पास तो भाई आपके पास है नहीं हमारे। चलिए ठीक है सर, रुक जाइए, अंतिम रिएक्शन लेने दीजिए, समय खत्म होता है। रोको आप दोनों, रुक जाइए। राजेंद्र बिष्ट जी रुक जाइए, दिगंबर जी रुक जाइए। राजेंद्र बिष्ट जी अंतिम प्रतिक्रिया सर आपकी। सर जहां तक बात की है राजेश जी, चंपावत चुनाव में ये बहुत ही क्लियर है। और इस समय जो संगठन है जो खटीमा में उस तरह से काम नहीं कर पाया, इस समय संगठन से लेकर ऊपर नेता तक, सेंट्रल जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, योगी जी वगैरह, सब लोग कैंपेनिंग में आएंगे और लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छे मार्जिन से पुष्कर सिंह धामी सीट को निकाल रहे हैं। चलिए समय खत्म होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आपको बता दें कि चंपावत सीट को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों की अपनी अपनी तैयारियां, लेकिन ये हॉट सीट है। ये हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो मैदान में। इसी वजह से कोई भी दल नहीं चाहेगा कि सीएम यहां से वॉक ओवर ले सके और लगातार उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। 31 मई को यहां पर मतदान होगा, 14 जून को नतीजे आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।